Hi everyone, from today onwards हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फर्दर रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ एंड वो ये कि ये सभी क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं ये सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ है, तो आप रिलाई कर सकते हो। बट अगर किसी को डाउट हो तो वो बेयर एक्ट को रिफ़र कर सकता है या फिर गूगल कर सकता है एंड क्रॉस चेक कर सकता है इन आंसर्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो ये पार्ट 1 है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। तो सबसे पहले देखो, जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ये एक्ट 9 है ऑफ 1872 एंड इसकी जो इनैक्टमेंट डेट है वो 25 अप्रैल 1872 को ये इनैक्ट हुआ था एंड ये इन्फोर्स में कब आया था 1 सितंबर 1872। अगर हम टोटल चैप्टर्स देखें जो ओरिजिनली चैप्टर्स थे इसमें, तो टोटल 11 चैप्टर्स थे ओरिजिनली और 26 सेक्शंस थे। बट अभी अगर आप देखो तो जो टोटल चैप्टर मतलब इसका जो टोटल 11 चैप्टर्स थे, तो इसका जो चैप्टर 7 एंड चैप्टर 11 है उसको रिपील करके एक इंडिपेंडेंट अलग से लेजिस्लेशन बना दिया गया। ठीक है, दैट मीन्स कि अब आपका जो टोटल चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 चैप्टर्स है एंड करेंटली जो टोटल एक्टिव सेक्शंस है वो 192 सेक्शंस है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना अपने क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन है द लेटेस्ट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, तो ये काफ़ी डाउट में है। तो यहाँ पे विल थ्योरी तो दिया हुआ है बट मैंने गूगल करा था तो इनकम्प्लीट थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये डाउट में है। ठीक है, चलो अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज्ड फ्रॉम। जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए जो प्रोविज़न है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 5 में दे रखा है फ्रॉम सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 एंड इसके लिए जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है वो किससे इमर्ज होता है, नॉन फियांसे से। नॉन फियांसे मीन्स कि फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होने लगता है तब हमारा ये जो टर्म है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट वो स्टार्ट हो जाता है, इमर्ज हो। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ एग्रीमेंट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इट शैल बी। मान लो अगर कोई एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ना, तो वो क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, जब आप सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे तो उसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ना, मतलब डिराइव कर सकते हो आप, तो वो वाइड हो जाएगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो मर्डर करने का, तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ना, तो ये वाइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो यही ये बात कह रही है, क्यों यही ये सेक्शन ये बात कहता है कि हम उसे इन्फोर्स में नहीं ला सकते। ठीक है, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है आपसे, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर। अगर आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे है ना, तो जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वो वाइड होता है। ठीक है, वो वाइड होता है और इसे बाद में अगर मान लो पार्लियामेंट चाहे है ना, तो बाई इनैक्टमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट को इलीगल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए अगर आप सेक्शन देखो तो सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है वो वाइड होता है। ठीक है, इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन कंसल्ट करता है डॉक्टर से फॉर प्रिस्क्रिप्शन के लिए बट नो वन स्पोक अबाउट फीस। मान लो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उससे कुछ आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हो पर आपसे फ़ीस के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपके और डॉक्टर के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 9 में दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो अगर किसी आप डॉक्टर के पास आप जाते हो, उससे प्रिस्क्रिप्शन लेते हो, भले ही आपको फीस ना बताई गई हो,
बट फिर भी डॉक्टर जो है वो रिजनेबल चार्ज आपसे लेगा ही लेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो रीजन दिया गया वो क्या है, इन दिस केस इवन दो नो वन स्पोक अबाउट द फी, द लॉ विल प्रिज्यूम, जो लॉ है वो प्रिज्यूम कर लेगा, है ना, दैट द डॉक्टर इज इंटाइटल टू बी पेड रिजनेबल फीस, है ना, लॉ यहाँ पे प्रिज्यूम कर लेगा, यहाँ पे इसलिए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, देखो साइलेंस अमाउंट कब कहता है फ्रॉड के लिए, जब मान लो किसी की अगर ड्यूटी है, किसी की लीगल ड्यूटी है टू स्पीक, वो फुलफिल ना हो, तो तब वहाँ पे जो साइलेंस है उसका साइलेंस रहना अमाउंट टू फ्रॉड हो जाएगा। जैसे अगर आप दो एग्रीमेंट करते हो किसी के बीच में, है ना, मान लो एग्रीमेंट अगर आप माइनर के साथ कर रहे हो बट वो देखने में लग रहा है एडल्ट है, और कोई जो जानता है, कोई लीगल गार्जियन जो जानता है कि वो जो लड़का है वो माइनर है बट फिर भी आपसे कांटेक्ट होने देता है, तो यहाँ पे जो आप कांटेक्ट करोगे मतलब उसका चुप रहना, जो लीगल गार्जियन है उसका चुप रहना होगा साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, मतलब वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। अगर हम फ्रॉड को देखें तो वो सेक्शन 17 में डिफाइंड है। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है, इलीगल ऑब्जेक्ट मेक्स एन एग्रीमेंट, जो इलीगल ऑब्जेक्ट्स होता है ना, वो एग्रीमेंट को वाइड बना देता है। आप वाइड इनिशियो भी कह सकते हो बट ये वाइड बनाता है क्योंकि ये आपकी लॉ में क्लियरली मेंशन्ड है ना। तो जब आप सेक्शन 23 देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो सेक्शन 23 क्या है, सेक्शन 23 सेज what constitute and objects are lawful and what not,